जरा ये वीडियो देखिएगा। कि जब पाकिस्तान बनने लगा था उसमें कभी यह सवाल नहीं उठाया गया था कि जो मुल्क बनने वाला है उसके खदोखाल क्या होंगे, क्या उसको फेडरेशन होना चाहिए, क्या उसको इस्लामी रियासत होना चाहिए या मुस्लिम रियासत होना चाहिए वगैरह वगैरह। फकत एक आइडिया हर बंदे के दिमाग के अंदर ये आ गई थी कि यहां दो कौमें रहती हैं, ये कभी पुरअमन तरीके से साथ नहीं रह सकती हूं, अलहदा हो जाओ। मगर आखिर इस दो कौमी नजरिए को शिकस्त मिली सन 1971 में, जब बंगालियों ने कहा मुसलमान हम पहले भी थे, मुसलमान हम आज भी हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और आज भी अगर आप बांग्लादेश जाना चाहें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है सिर्फ वीजा लेने के लिए। पाकिस्तान का नजरिया क्या होना चाहिए? नजरिया है पाकिस्तान। मेरा एक बहुत सादा सा जवाब है कि पाकिस्तान को किसी नजरिए की जरूरत नहीं। बहुत से मुल्क हैं जिनका कोई नजरिया नहीं। हॉलैंड का क्या नजरिया है, इंडोनेशिया का क्या है, मलेशिया का क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे जनाब हमारे परवेज़ हूद भोई साहब, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन जब साइंस पढ़ाते हैं तो गलत पढ़ाते हैं, तो नेचुरली उसके अलावा जो भी बात करते हैं वो आमतौर पर गलत ही होती है। यहाँ पे जहर अफशानी कर रहे थे दो कौमी नज़रिया, नज़रिया पाकिस्तान और वगैरह वगैरह जो आपने उसकी बातें सुनी। पहली बात तो ये इंतहाई लग़्व बात है, ये पहले डॉक्टर इश्तियाक ने कही थी, अब ये साहब ने भी जंप बैंड वैगन पे जंप किया है। और कुछ कहने से पहले मैं कहूँगा कि मुझे पता नहीं ये वीडियो पुराना कितना है, अपलोड ये रिसेंटली हुआ है, और मुझे ज़रा ये वीडियो देखिएगा। इसके जो हमारा सिलसिला है उस में मुझे ये मिला है। अब मैं नाम लेके बात नहीं करता, इसलिए बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमारा नाम ना लीजिएगा। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कुछ की और तालीमी और जॉब के मामलात होते हैं, लेकिन ये कंटेंट हमें मिलता वहीं से है। तो मुझे रिसेंटली ये मिला और मैंने कमेंट्स वगैरह चेक किए हैं, तो वो भी आपको बहुत पुराने नहीं हैं। तो इट सीम्स लाइक इट्स अ रीसेंट इवेंट या री अपलोड है। एनीवे, जो जहर अफशानी हो तो सोशल मीडिया पे मौजूद है। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम। ये लोग कैसे इस यकीन से कह सकते हैं कि लोग अलहदा होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में वो क्लियर नहीं थे कि किस किस्म का मुल्क होगा। इन्होंने क्या कायद-ए-आज़म की वो तकरीरें नहीं सुनी जिसमें वो कहते थे कि लोग मुझसे जब पूछते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम कैसा होगा, तो हमारा 1300 साल कबल निज़ाम कुरान की सूरत में मौजूद है। उन्होंने क्या ये तकरीरें नहीं सुनी कि पाकिस्तान ये सिर्फ़ बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों और इस्लाम के लिए नहीं, बल्कि हिंदुत्व का जो आलमी जो थ्रेट है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान का बनना ज़रूरी है, कि इस्लाम की प्रेमिस पे इसने आके उसको रोकना। और हमने 2025 में देखा कि उसने रोका भी। क्या इन लोगों ने कोई मुसलमानों की ऐसी तारीन, इससे ज़्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है? और एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी हरकतें जब करे तो एक अजीब सी दिल में अफसुर्दगी आती है कि हमारे हिस्से में यही इंटेलेक्चुअल्स आए थे। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में के लिए जो इलेक्शन कैंपेन्स हुई, जो जलसे हुए, लोगों ने उस वक्त ट्रांसपोर्ट के मीन्स भी बड़े डिफ़िकल्ट थे, लोग कैसे आगे पीछे जाके कैंपेन्स करते होंगे, तो लोगों को क्या बताते होंगे, यार हम एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं, पता पुता हमें नहीं है वो कैसा है, बस हम नया बनाने जा रहे हैं। और लोग भी कहते होंगे कि ग्रेट आइडिया, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। ये किसी देसी सेकुलर को ऐसी बात कहें तो गिवन जो उसका एक नॉर्मल एक IQ लेवल होता है, शायद वो मान भी जाता। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने एक मुल्क बनाया है, फॉर गुडनेस सेक। एक पॉलिटिकल विल लोगों की इलेक्शंस के ज़रिए रिफ्लेक्ट हो रही है। 2045-46 का इलेक्शन आप देखें, आप वो पॉलिटिकल विल देखें कि अब मैं इस पे वो सही कहा गलत कहा इस वक्त मेरा वो मजमून नहीं है, लेकिन खिज़र हयात टिवाना साहब के लिए क्विज़लिंग का लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल किया करता हूँ देसी सेकुलर्स के लिए, ऑब्वियसली सब के लिए नहीं, लेकिन जो उनके हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात को। ये उस ज़माने में लोग यानी पॉलिटिकली इतने अवेयर थे कि ये आदमी हमारे इस्लामिक कॉज के इतने ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म था, वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आज़म था पंजाब का। साइड पे कर दिया, मुस्लिम लीग को वोट दिए कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? कि हमें एक इस्लामी मुल्क चाहिए। हिजरतें हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हो गए हैं, इधर से उधर सारा। ये नहीं कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद एक आदमी जिसके इल्क का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन, वोट के कहता है नहीं सिर्फ हिंदुओं से नफरत थी, उसके अलावा ये तो कभी तय नहीं हुआ था पाकिस्तान कैसे बनेगा। वो कुछ जनाब पेपर्स भी पढ़ लो यार, उस ज़माने के कोई अखबार ही उठा के पढ़ लो। हांसार्ड जो बरतानवी पार्लियामेंट का एक ऑनलाइन आर्काइव है जहाँ पे सारी पार्लियामेंट्री गुफ्तगू होती है 1945, 46, 47 की, वही उठा के पढ़ लो कि बरतानिया में क्या बात हो रही थी, ये किस तरह का पाकिस्तान बनाने की बातें हो रही हैं। ये कौन है ये लोग? मुझे भी तकलीफ इस बात पे हो रही है कि मैं ऐसे इंसान को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ जिसका ख्याल है कि जीन्स के एक्सप्रेशन से जिन्स बन जाती है, जिसका ख्याल है कि सुपर स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से क्वार्क्स वजूद में आते हैं। ये हमारे हिस्से में आया है, दैट गाय। और पॉलिटिकल कमेंटेटर है माशाल्लाह, चले वो तो सबका हक है, मैं उसको नहीं रोकता, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलें उसमें। इतनी बेशर्मी से झूठ बोल देना। इंसान जिसने PhD की हुई हो, डॉक्टर हो, वो उसका एक मकाम होता है, उसको अपने कहे की कोई लाज होती है कि लोग मुझे कल कोट करेंगे। इनमें ये बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरी बात इन्होंने कही कि नज़रिया पाकिस्तान
और ये इसने बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया है। अच्छा, पाकिस्तान का नुकसान किया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं। तो अगर ये दो कौमी नज़रिया ना होता तो फिर क्या होता? हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में होते। तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में होते तो जो करंट हिंदुस्तान है ना, उसी की हालत देख लें। वहाँ पे तो दहशतगर्द तंजीम इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है, हुकूमत में बैठी हुई है जनाब। फाइव आइज़ की रिपोर्ट्स ही पढ़ लें कि इंडिया दुनिया में क्या कर रहा है। सैफरन टेरर एक रिकॉग्नाइज्ड टर्म है वेस्टर्न एकेडमिया में। इतनी बड़े लेवल पे दहशतगर्दी हो रही है। परवेज़ हुद भोई साहब, आप वहाँ पे होते, मुझे कोई हैरत ना होती अगर वहाँ पे आपको पकड़ के मार के, आपके थप्पड़ मार के आपसे कहा जाता कि कहो जय श्री राम। वो हो रहा है वहाँ पे। हमको शुक्र करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर आपको एक महफूज माहौल के अंदर रहते हैं। दो कौमी नज़रिए का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा हुआ है। वहाँ जो हालत हो रही है ना, वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने बांग्लादेश का कहा। इतनी इन साहब में कि एक बेसिक सेंस नहीं है कि ये समझते हैं कि बांग्लादेश का पाकिस्तान से टूट जाना उसका कोई दो कौमी नज़रिए पे ताल्लुक से कोई बात थी। पहली बात तो यह है कि दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान के बनने तक था। उसके बाद तो दो कौमी नज़रिया इस नज़रिया पाकिस्तान आगे कि इस पाकिस्तान को हमने इस्लामी बुनियादों पे कैसे चलाना है। अब जाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी तो ये बात नहीं की जा सकती कि हम और हैं और हिंदू और हैं। वो तो हो गया ना, पाकिस्तान बन गया है। तो उस आइडिया की एक नेचुरल एवोल्यूशन है। वो नेचुरल एवोल्यूशन यह है कि ये पाकिस्तान अब इस्लामी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे बना है। मुसलमानों ने इसीलिए स्ट्रगल की है। कोई उनको सेकुलरिज्म से मोहब्बत नहीं थी, होती तो वो उस इंडिया में रहते। और मुझे अफसोस होता अगर परवेज़ हुद भोई साहब पे ये तशद्दुद वहाँ पे हो रहा होता, लेकिन इनको समझ आ जाती कि पाकिस्तान क्यों ज़रूरी था। ये तो महेश भट्ट साहब जो वहाँ के फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके इंटरव्यूज़ ही उठा के पढ़ लें, जो कहते हैं पाकिस्तान आगे पता चला पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी था। ये समझते हैं कि वहाँ पे सारा अमन है, वहाँ पे पता नहीं क्या। आई हैव नो आइडिया कि किस ज़माने का कोई ऐसा कोई यूटोपिया इनके जहन में पड़ा हुआ है कि वहाँ पे एक बड़ा अमन है और सारे अमन के साथ रह रहे हैं और बड़ी मोहब्बतें बांटी जा रही हैं और सेकुलरिज्म का वो जो भी इनका एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। नन ऑफ दैट एग्जिस्ट्स इन रियलिटी, नन ऑफ दैट। बांग्लादेश की जो उन्होंने बात कही, दो कौमी नज़रिया, उसकी सबसे बड़ी फतह ये है कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तो वो इंडिया का हिस्सा नहीं बना। ये कहते हैं बांग्लादेश जाए तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, कोई इंडियन बांग्लादेश जाए तो उसको भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इतने अरसे के बाद जो सेकुलर प्रोजेक्ट वहाँ पे बर्बाद हुआ और आज बांग्लादेश के हमारे भाई इतने पाकिस्तान के नज़दीक आए, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। दो कौमी नज़रिया नीस्तो नाबूद नहीं हुआ, वो मुस्तहकम हो गया उस दिन जब बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो इंडिया के अंदर दोबारा से कोलैप्स नहीं करेगा, मर्ज नहीं करेगा। इसे कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से जुदा हो रहे हैं, हम फिर भी मुसलमान हैं, अलहदा ही हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हम। इसे कहते हैं दो कौमी नज़रिया। हैव सम ब्लडी कॉमन सेंस एंड यू स्टार्ट टू सी हिस्ट्री इन अ मच मोर एनलाइटेंड वे। फिर अगली बात कि पाकिस्तान का नज़रिया नहीं होना। ये पाकिस्तानी सेकुलर को सबसे बड़ी तकलीफ नज़रिया पाकिस्तान से है कि यहाँ पे इस्लामिक सिस्टम आ जाएगा, मसला बन जाएगा। दुनिया में कितनी क्या क्या नज़रिया होता क्या है। हॉलैंड का क्या नज़रिया है, मलेशिया का क्या है, इंडोनेशिया का क्या है। फॉर गुडनेस सेक, को बात करने से पहले बंदा को थोड़ा बताया इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी कोई पढ़ लेता है। कोई मुल्क दुनिया में वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसकी जो थ्योरी ऑफ पावर है जिससे वो मुल्क को अपने आप को गवर्न करता है, वो एक आइडियोलॉजी से डिराइव होती है। उसका भले ऑफिशियल नाम हो या ना हो, कोई मुल्क दुनिया का आइडियोलॉजी के बगैर नहीं जिंदा रह सकता। इवन जो प्रैग्मेटिस्ट पॉलिसीज वाले मुल्क हैं, उनकी भी आइडियोलॉजी ये है कि हमें प्रैग्मेटिस्ट होना चाहिए। 3 एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दी, मलेशिया की दे दी, इंडोनेशिया की दे दी और नेदरलैंड्स की दे दी। ये क्या इनकी अच्छा जी, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इंडोनेशिया की कम से कम 5-6 साल ही पढ़ लेते। वो 5 प्रिंसिपल्स जिस पे उनकी नेशनल आइडियोलॉजी खड़ी हुई है, जिसमें एक वाहिद खुदा को मानने का जिक्र है, जिसमें जस्टिस का जिक्र है, जिसमें इंडोनेशिया के लिए यूनिटी का जिक्र है। मलेशिया की देख लेते, रुकुन नेगारा उनकी नेशनल आइडियोलॉजी है, जिसमें अदल व इंसाफ की बात है। सबसे पहले नंबर पर वाहिद एक खुदा की बात है। बट आप मतलब जो चीज़ें कोई इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, कि मैं पब्लिक में चीज़ें कहने लगा हूँ, मुझे कम से कम मैं देख तो लूँ कि कोई आइडियोलॉजी है भी वहाँ पे या नहीं है। नेदरलैंड्स का आपने कहा, उसकी आइडियोलॉजी का चले वो नाम नहीं होगा जो मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह का है, लेकिन वो भी 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। खुदूख पलईद, उसके अलावा उनका पोल्डर सिस्टम,
मॉडल जो है उनका पोलर मॉडल एंड अबव ऑल उनका लिबरलिज्म इस पे खड़ा हुआ है। वो भी अपनी जो थ्योरी ऑफ पावर, पावर कहाँ से वो डिराइव करते हैं, इन 3 चीज़ों से करते हैं। ऐसे ही कंट्रीज गवर्न करती हैं अपने आप को। मसला इस तबके का सिर्फ ये है कि कहीं पाकिस्तान में नज़रिए पाकिस्तान की बात करेंगे तो सेकुलर तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, पक्की बात है। और सेकुलर अगर हो जाए तो आपकी अपनी लड़ाई लिबरल्स और सोशलिस्ट की, जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बंदा मारा हुआ है एक दूसरे का, और वो लोग जिनका इन झगड़े से कोई लेना देना नहीं था वो भी, तो आप जनाब अगर सोशलिस्ट सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वो तो बड़ी पक्की, बग़ैर किसी अपोलॉजी के वो तो कहते हैं जी हमारी आइडियोलॉजी है, और वो बड़ी अथॉरिटेरियन किस्म की आइडियोलॉजी है। ये डॉक्टर हुद बॉय साहब कहाँ रहते हैं अभी, क्या इन्होंने पढ़ा है? हम जेनुअनली वरीड जो इनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या पढ़ा होगा इनसे। साइंस के बारे में बातें तो 2 मैंने आपको बता दी हैं, बाकी अच्छे साइंटिस्ट होंगे, आई डोंट नो। लेकिन इस्लामी इकोनॉमी में बात करें तो भाई ये कहना बकवास है, मुल्कों की आइडियोलॉजीज़ नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? व्हाट डू यू थिंक कंट्रीज डिराइव देयर पावर फ्रॉम? इट्स ऑलवेज देयर आइडियोलॉजी। तकलीफ़ ये है कि यहाँ पे कहीं इस्लामी निज़ाम ना आ जाए। मुल्क वो होता है जहाँ पे इधर हिंदू हो, उधर फ़लाँ हो, और वो सब जी सब बराबर ही हैं। मसला आप सेकुलर्स का है, मसला आप लोगों का है। ये जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप वहाँ से देखें, वो सेकुलर टेंडेंसीज रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का इस्तेहसाल वहाँ पे हो रहा है, तो कोई वजह ही होगी ना। वो किसी इस्लाम के नाम पे तो नहीं हो रहा। ये तो आप उनसे पूछें। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम तो कहता है सबके सिविल राइट्स बराबर हैं। कादियानी उसमें एक्सेप्शन इसलिए हैं कि वो अपने सिविल राइट्स बराबर चाहते नहीं हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बताएं कौन सा इस्लाम में आपको कहीं ऐसा नज़र आया कि लोग बराबर नहीं हैं? खैर एनीवे, ये रिकॉर्ड लोगों के सामने रखना ज़रूरी था कि डॉक्टर साहब एज ऑलवेज टोटली एक अबसर्ड किस्म की बातें कर रहे हैं जिनका ना कोई रियलिटी से ताल्लुक है, ना वो एकेडमिकली सपोर्टेड हैं। ये डेटा रखना ज़रूरी था। इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन डूइंग दैट। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।